दोस्तों स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस विथ यशवंत साद। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं की इतिहास के चैप्टर, जिसमें 2 चैप्टर हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज शुरू कर रहे हैं हम तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। इस पाठ का मतलब होता है कि हमारे देश के ऊपर बाहरी आक्रमण जो हुए, उन बाहरी आक्रमणों से हमने क्या सीखा या उन्होंने हमसे क्या सीखा, या इस संस्कृति में जो मेल जोल हुआ वो किस तरह से हुआ। बाहरी आक्रमणकारी आए उनसे, और हमारे देश की संस्कृति का या हमारे देश की संस्कृति का उनकी संस्कृति से जो मेल जोल हुआ या जो भी नया चीज़ सामने आई, वही आत्मसातीकरण कहलाता है, आपस में मिलना। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम पहले के जो 2 पाठ पढ़े उसको देख लेते हैं। पहला पाठ पढ़ा था हमने भारत का वैभवपूर्ण अतीत, जिसमें हमने ये कुछ टॉपिक्स हैं वो सब देख लिए थे, और उसका अंतिम बिंदु जो था वो था महाजनपद काल 640 से 300 ईस्वी पूर्व। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इसका रीज़न है, अभी आपको पता पड़ जाएगा। पहला पाठ जो पढ़ा था हमने महाजनपद काल, अंतिम इसका बिंदु था जो 640 से 300 ईस्वी पूर्व तक का था। ओके, दूसरा पाठ जो हमने पढ़ा वो भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। अब यहाँ जो शुरू होता है वो 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व मौर्य साम्राज्य शुरू होता है। ओके, ईस्वी पूर्व है ना, ईसा से इतने साल पहले, तो ये मौर्य साम्राज्य। यहाँ तक तो ठीक है कि महाजनपद काल के बाद सीधा आ जाता है मौर्य साम्राज्य। ठीक है, बीच में कुछ अंतर रहता है। ओके, इतना ज़्यादा अंतर नहीं है, 10-20 सालों का। महाजनपद काल के बाद मौर्य साम्राज्य, और वो हमको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के जो महाजनपद था उसके राजा घनानंद को हराया था, और उस समय कौटिल्य और चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सब चीज़ें हमने देखी थी दूसरे पार्ट में। पर मौर्य साम्राज्य के बाद ये जो गुप्त साम्राज्य शुरू होता है, तो उसमें ये थोड़ा डिफरेंस है। अब डिफरेंस कितना है देखिए, 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक तो मौर्य साम्राज्य मानते हैं हम, और गुप्त साम्राज्य की शुरुआत हो गई 275 ईस्वी से 550 ईस्वी। तो यहाँ तो था ईस्वी पूर्व 298 ईस्वी पूर्व, और गुप्त साम्राज्य शुरू हो गया 275 ईस्वी से। और उसके बाद हमने हर्ष पढ़ा, चोल, कल्हण, विजयनगर, ये सब चीज़ें पढ़ी। पर यहाँ पर देखने लायक बात यह है कि मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बीच का जो समय है वो समय कहाँ गुजरा। तो उस समय को गुजरने के लिए हमारे पास है तीसरा पाठ, वो है बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। और अगर ये मैं मेरे शब्दों में कहूँ तो अगर इसमें कंटिन्यूटी रखनी है तो हमको मौर्य साम्राज्य के बाद सीधा पढ़ना पड़ेगा बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण, और उसके बाद पढ़ना पड़ेगा गुप्त साम्राज्य, और उसके बाद फिर कंटिन्यूटी रहेगी। तो इस तरह से ये अगर देखें तो ये चीज़ें हमको समझ में आएंगी। तो आपको समझने के लिए, ध्यान देने के लिए, पहला पार्ट जो है हमारा भारत का वैभवपूर्ण अतीत, वो ठीक है, बराबर है महाजनपद काल तक। दूसरे पार्ट में भी महाजनपद से मौर्य साम्राज्य पर आए, पर मौर्य साम्राज्य से गुप्त साम्राज्य सीधा नहीं आता, उसके बीच में आता है बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण करके जो तीसरा पार्ट है वो, और उसके बाद शुरू होता है हमारा ये गुप्त साम्राज्य, और फिर हर्षकालीन भारत में, ये सब दूसरी चीज़ें। तो इसलिए ये बताना ज़रूरी था आपको कि हमने जो पढ़ा है और हम जो पढ़ेंगे आगे उसमें थोड़ी कंटिन्यूटी रहे, आपको समझ में आए, उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। तो हम अभी जो आज पाठ शुरू कर रहे हैं वो पाठ है हमारा मौर्य साम्राज्य के बाद के समय का और गुप्त साम्राज्य के पहले का, यानी मौर्य और गुप्त के बीच का जो समय है वही बाह्य आक्रमण का समय है। ओके, शुरू करते हैं हम हमारे तीसरा पाठ, बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। ये जो तीसरा पाठ है हमारा बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण, उसमें जो बाहरी आक्रमण हुए मुख्य रूप से 4 जातियाँ हम पढ़ेंगे इसमें। पहली है यूनानी जाति, और यूनानी जाति में 2 महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ने की हैं। एक तो सिकंदर, सभी जानते हैं सिकंदर के बारे में, और दूसरा है भारतीय यूनानी या इंडो ग्रीक। भारतीय यूनानी या इंडो ग्रीक क्या है वो भी हम देखेंगे, और उसमें पढ़ेंगे हम मेनांडर, या इसका दूसरा नाम मिनांडर भी है या मिलिंद भी कहते हैं। ठीक है, तो यूनानी में हम 2 चीज़ें, सिकंदर और भारतीय यूनानी, इंडो ग्रीक। फिर पढ़ेंगे हम शक या सिथियन, जिसके एक महत्वपूर्ण राजा हुए हैं रुद्रदमन, उनके बारे में देखेंगे। अगले आएंगी अगली जाति कुषाण, और उसमें एक महत्वपूर्ण राजा कनिष्क के बारे में, और अंतिम पढ़ेंगे हूण के बारे में। तो ये 4 मुख्य बिंदु हैं या मुख्य जातियां हैं जिनका बाहरी आक्रमण हुआ और आत्मसातीकरण भी हुआ। ये इम्पोर्टेंट इस पार्ट में है, परंतु ये सब मैं आपको फिर से बता दूं, ये सब मौर्य के बाद और गुप्त के पहले। ओके, चलिए इसको एक एक करके अब देखते हैं। इस पाठ में सन 200 ईस्वी पूर्व के बाद का जो युग था,
200 ईस्वी पूर्व के बाद का जो युग था उसे हम मौर्योत्तर भारत कह सकते हैं। मौर्य के बाद का समय मौर्योत्तर भारत। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य को समाप्त कर दिया। ठीक है, ये हमने उसी समय देखा था जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे थे। तो अंतिम जो मौर्य सम्राट थे बृहद्रथ, उनकी हत्या उन्हीं के सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने कर दी थी और वो 185 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और ये फिर उस समय मौर्य साम्राज्य को समाप्त करके शुंग वंश की शुरुआत हुई थी। अब कोई बड़ा साम्राज्य तो स्थापित नहीं हुआ, परंतु विदेशों से सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। अब यहाँ पर जो मौर्य के बाद कोई बड़ा साम्राज्य तो स्थापित नहीं हुआ इस मौर्योत्तर काल में, परंतु हाँ ये ज़रूर हुआ कि विदेशों से सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। और वो विदेशों से सांस्कृतिक संबंध किस तरह से स्थापित हुए? बाह्य आक्रमणों की वजह से। मौर्योत्तर काल के शासकों को अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है विदेशी शासक और दूसरे हैं भारतीय शासक। मौर्योत्तर काल यानी जो मौर्य के बाद का जो समय है उसको हम अध्ययन की सुविधा के लिए दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो विदेशी शासक जिन्होंने शासन किया और दूसरे भारतीय शासक। विदेशी शासक मुख्यतः यूनानी यानी इंडो ग्रीक, शक, कुषाण और हुण राजवंश के थे, जो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ये विदेशी शासक जो बाहरी आक्रमण नाम है हमारा पाठ का। यूनानी, इंडो ग्रीक वही साथ में है, शक, कुषाण और हुण। और भारतीय शासक थे शुंग वंश। शुंग वंश तो एक यही जो बृहद्रथ की हत्या करके जो बने थे राजा पुष्यमित्र शुंग, उनका वाला शुंग वंश। फिर कण्व वंश, चेदी वंश और सातवाहन वंश। यदि आप कहीं भी पढ़ें तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि ये समय है मौर्य के बाद का और गुप्त के पहले का। ठीक है, इसको आपको समझने में आसानी रहेगी। इस समय उत्तर और दक्षिणी भारत भारतीय शासकों के अधीन था। ठीक है, उत्तर और दक्षिणी शासक जितने भी थे वहाँ सब भारतीय शासक थे। और ये शुंग, कण्व, चेदी, सातवाहन ये सभी राजा वहाँ पर राज कर रहे थे। परंतु उत्तरी पश्चिमी सीमा विदेशी आक्रांताओं का प्रवेश द्वार बन चुकी थी। परंतु उत्तरी पश्चिमी सीमा, अब हम हमारे भारत के नक्शे को अगर अब दिमाग में लें तो पूरा दक्षिणी भारत इधर गुजरात से लेकर के उधर पश्चिमी बंगाल तक का जो समय जो सीमा है हमारी वो समुद्र से सुरक्षित है। और उस ज़माने में इतने बड़ी टेक्निक्स थी नहीं कि वहाँ उस समुद्र को पार करके वहाँ पर आक्रमण किया जाए। तो ये दक्षिण भारत का पूरा हिस्सा हमारा और मध्य भारत वाला हिस्सा सुरक्षित था। और उधर हम उत्तर में भी जाएं, उत्तर पूर्व और उत्तर का इलाका, तो वहाँ हिमालय है और हिमालय को पार करके उस समय सेना को आना बहुत कठिन होता था। तो अब बची एक ही सीमा और वो है उत्तर पश्चिमी सीमा। उत्तर पश्चिमी सीमा जिसमें हमारे राजस्थान वाला लगा आजकल का भारत देखें तो उस समय तो सीमा हो सकता है पाकिस्तान रही हो, अफगानिस्तान रही हो, क्योंकि मौर्य शासन काफ़ी फैला हुआ था। तो उस समय जो उत्तरी पश्चिमी सीमा थी वो विदेशी आक्रांताओं का प्रवेश द्वार थी, क्योंकि और कहीं से आया नहीं जा सकता था। परंतु जो हम भारत की राजनीतिक स्थिति उस समय की देखेंगे तो हमको लगेगा कि अगर सीमाएं ये नहीं होती तो पता नहीं कितने आक्रमण हो चुके होते, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन थी, जो एकजुटता नहीं थी, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई, वो हम आगे पढ़ेंगे। बाह्य आक्रमणों की जानकारी के स्रोत, ये जो बाह्य आक्रमण हुए यूनानी, शक, कुषाण, हुण, इन सब के, तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती? क्योंकि इतिहास को पढ़ने के पीछे एक हमको ये ध्यान रखनी होगी कि हम जो भी चीज़ें पढ़ें वो उसका कहीं ना कहीं उसके प्रमाण हो। बिना प्रामाणिकता के हम किसी चीज़ को स्वीकारते नहीं। इतिहास भी एक तरह का विज्ञान है, जैसा मैंने पहले वीडियो में भी बताया था। जैसे 10वीं तक हम जो पढ़ते हैं कि सामाजिक विज्ञान, तो वो विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो समाज से संबंधित है। जैसे हम जो नॉर्मली विज्ञान पढ़ते हैं वो प्रकृति की विज्ञान है, और जो समाज की विज्ञान हो जहाँ मनुष्य रहते हैं या जो दूसरी गतिविधियाँ होती हैं वो सामाजिक विज्ञान। तो एक तरह का ये भी विज्ञान ही है, और यहाँ पर भी प्रमाणों की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं बाह्य आक्रमणों की जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं। गार्गी संहिता, पतंजलि के महाभाष्य, दिव्यावदान, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम, बाणभट्ट का हर्षचरित, कल्हण की राजतरंगिणी, इन सब से ये जानकारी मिलती है कि बाहरी आक्रमण हुए और आत्मसातीकरण हुआ। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष ने संस्कृत में बुद्ध चरित्र लिखा। सौंदरानंद महाकाव्य और सूर्यालंकार और सारिपुत्र प्रकरण लिखे। इनसे भी जानकारी मिलती है कि बाहरी आक्रमण हुए थे। तो कनिष्क के दरबार में, ये हम आगे जब कुषाण शासन पढ़ेंगे तो उस समय इनका नाम आएगा, तब भी आप याद रखिएगा इसको कि कनिष्क के दरबार में अश्वघोष थे। नागार्जुन के शून्यवाद, सापेक्षवाद और माध्यमिक सूत्र और दार्शनिक ग्रंथों से भी जानकारी मिलती है कि बाहरी आक्रमण हुए मौर्योत्तर काल में।
महर्षि चरक की चरक संहिता, बड़े आयुर्वेदाचार्य हुए हैं महर्षि चरक, उनकी चरक संहिता, चीनी यात्री ह्वेनसांग का यात्रा विवरण, ये ह्वेनसांग भी हमने पहले पढ़ चुके हैं हम, जो हर्ष के समय आया था, और मैंने याद रखने का तरीका भी बताया था, ह से ह याद रखना है। फायान आया था दूसरे के कार्यकाल में और ह्वेनसांग हर्ष के कार्यकाल में। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ का बौद्ध विद्वान वसुमित्र और बौद्ध साहित्य, तिब्बत के भी इतिहासकार हुए हैं तारानाथ, उनसे उनके जो साहित्य है या उनके जो ग्रंथ हैं उनसे भी पता पड़ता है। फिर त्रिपिटक, ये जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध साहित्य है। मिलिंद पन्हो भी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें जो मेनांडर, जिसका भी अपन ने जिक्र किया था, हम उनके बारे में जो भी हम पढ़ेंगे आदि से भी हमें अधिक जानकारी मिलती है। कौशाम्बी, सारनाथ और मथुरा की कनिष्क कालीन मुद्राएं, जिन पर शासकों के नाम अंकित हैं, उनसे भी जानकारी मिलती है। तो कनिष्क के समय की मुद्राएं खुदाई से या जो भी प्राप्त हुई हैं, उन पर शासकों के, राजाओं के नाम हैं, उनसे भी जानकारी मिलती है। सिकंदर के साथ आए नियारकस, आनेसिक्रिटस और एरिस्टोबुलस जैसे लेखक भी मददगार हुए। सिकंदर के साथ ये जो लेखक आए थे, उनकी लेखनी से भी हमको इन बाहरी आक्रमणों का और आत्मसातीकरण का पता चलता है। तो ये बाहरी आक्रमणों की जानकारी के स्रोत हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। यूनानी आक्रमण और भारत की राजनीतिक स्थिति। जब ये यूनानी आक्रमण हुए तो उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? तो हम जब पढ़े, हमने मौर्य काल पढ़ा या उसके पहले महाजनपद काल पढ़ा, फिर हमने गुप्त भी पढ़ लिया ना, हर्ष ने, वो सब पढ़ लिए। परंतु जब मौर्य का अंत हुआ, मौर्य शासन का, जब बृहद्रथ की हत्या हुई और पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके नया राजवंश स्थापित किया, तो इससे हमको थोड़ा बहुत अनुमान लग जाना चाहिए, क्योंकि जो स्थितियाँ बनी होंगी बिना राजा के, क्योंकि वो एक जो साम्राज्य था, वो साम्राज्य तो पूरा ख़त्म हो गया, तो अब स्थितियाँ कैसी रही होंगी जिसका अनुमान हम लगा सकते हैं। देखते हैं। फिर भी संपूर्ण उत्तरी पश्चिमी भारत छोटे छोटे कई राज्यों में विभक्त था। ठीक है, ये अराजकता जो माहौल है, क्योंकि जब संभाला नहीं जाता तो वो बिखर जाता है। तो ये साम्राज्य बिखर गया था। संपूर्ण उत्तरी पश्चिमी भारत छोटे छोटे कई राज्यों में विभक्त था। केवल उत्तरी पश्चिमी भारत में ही कुल 25 राज्य थे। ठीक है ना, केवल उत्तरी पश्चिमी जो भाग था वहीं पर 25 राज्य थे, और उनमें भी ये डिफरेंस था, जिनमें कुछ राजतंत्र थे और कुछ गणतंत्र थे। तो यहाँ पर ये भी बात बहुत ही खटकती है कि सभी न तो राजतंत्र थे न सभी गणतंत्र थे। तो इनमें आपस में भी फिर खींचतान होती, क्योंकि राजतंत्र वाले नहीं चाहते कि गणतंत्र रहे और गणतंत्र वाले नहीं चाहते कि राजतंत्र रहे। राजतंत्र का मतलब जहाँ एकाधिकार होता है, राजाओं का पुत्र राजा, फिर राजा का पुत्र राजा, ऐसे चलता रहता है, तो वो राजतंत्र है। और गणतंत्र डेमोक्रेटिक, जैसे हमारा भारत अभी वर्तमान में गणतंत्र है, जहाँ जनता चुनती है। तो इस तरह से ये उनके आपसी तालमेल का भी अभाव था। राजतंत्र के शासक गणतंत्र से विरोध करते थे, स्वाभाविक है, क्योंकि उनके अपने राजतंत्र की व्यवस्था में कहीं न कहीं ये आड़े आता था। पौरव और तक्षशिला और अभिसार में शत्रुता थी। अभी जितने भी राज्य थे, 25 राज्य थे, उनमें कुछ महान राज्य थे, जो बड़े राज्य थे या शक्तिशाली राज्य थे, उनमें भी आपस में शत्रुता थी। जैसे पौरव, आगे हम पढ़ेंगे, पौरव या पुरु या पौरस जो राजा थे, और तक्षशिला, इन दोनों में शत्रुता थी। फिर तक्षशिला और अभिसार में शत्रुता थी। फिर क्षुद्रत और मालव के संबंध भी अच्छे नहीं थे, और अभिसार और पौरव के बीच संबंध भी अच्छे नहीं थे। फिर है संबोस और मुसक, एक दूसरे के शत्रु थे। तो ये जहाँ तक हम देखते हैं कि सभी राजा एक दूसरे की टांग खिंचाई में ही लगे हुए थे या एक दूसरे के शत्रु थे। ऐसे समय में 331 ईस्वी पूर्व मकदूनिया का राजा सिकंदर ईरान के शासक को अराबेला के युद्ध में हरा के भारत की तरफ बढ़ा। और ये जो समय था, जो हमने अभी देखा कि 25 राज्य थे, सब एक दूसरे के शत्रु थे, ऐसे समय में 331 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का राजा जो था सिकंदर, वो ईरान के शासक को अराबेला के युद्ध में हरा करके भारत की तरफ आगे बढ़ा। तो यहाँ पर एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है कि अराबेला का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो वो है सिकंदर और ईरान के राजा के बीच में, और तब फिर वो आगे बढ़ा था भारत की तरफ। सिकंदर का भारत में आगमन, सिकंदर की भारत में एंट्री किस तरह से होती है, ये भी बड़े मज़ेदार है, आप ज़रूर ध्यान से देखिए। 327 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के भारत की तरफ बढ़ने पर कुछ देशभक्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, जबकि कुछ देशद्रोही ने उसका साथ भी दिया।
है ना बड़ी मज़ेदार बात कि कुछ तो थे जो सिकंदर को आगे बढ़ने से रोक रहे थे और कुछ थे जो उसका साथ भी दे रहे थे। अब साथ दे रहे थे तो वो शायद ये समझ रहे होंगे कि मुझे नुकसान नहीं होगा, दूसरों का होगा, परंतु वो नुकसान तो उनको भी होना है, क्योंकि पड़ोसी का अगर नुकसान होता है तो वो उसके पास वाले पड़ोसी को भी थोड़ा बहुत तो भुगतना ही पड़ता है। तो यहाँ पर इन राजाओं ने, कुछ ने तो उसका विरोध किया और कुछ ने उनका साथ भी दिया। सिकंदर ने सिस्तान और अफगानिस्तान को जीतते हुए काबुल घाटी से होकर के भारत पर चढ़ाई की। ये सिकंदर का रास्ता था। पहले तो अराबेला के युद्ध में ईरान को हराया, फिर सिस्तान और फिर अफगानिस्तान को जीतते हुए काबुल घाटी से होकर के भारत पर चढ़ाई की सिकंदर ने। उसने हवाली और पाश को जीता, फिर हिंदू कुश को पार किया जहां शशिगुप्त ने उसका स्वागत किया। देखिए अभी हम बात कर ही रहे थे, तो ये शशिगुप्त भाई साहब हैं, इन्होंने सिकंदर का स्वागत किया कि आइए और आक्रमण कीजिए। है ना मज़ेदार बात, क्योंकि कोई बाहरी आक्रमणकारी आता है तो उसका स्वागत तो बिल्कुल ही नहीं किया जाना चाहिए, परंतु यहाँ पर स्वागत किया गया। यहाँ उसने अपनी सेना के 2 भाग कर दिए। अब सिकंदर ने यहाँ पर आकर के क्या किया कि उसकी जो सेना थी उसके साथ उसके 2 भाग कर दिए। एक भाग सेनापति हेफरिस्तियन और पर्दिकस के नेतृत्व में सिंधु नदी पर पुल बनाने के लिए भेज दिया। सिंधु नदी जो हमने देखी पढ़ी पहले सिंधु घाटी सभ्यता में भी, तो उस सिंधु नदी के ऊपर पुल बनाने के लिए उसने हेफरिस्तियन और पर्दिकस के नेतृत्व में सेना का एक भाग था वो पुल बनाने के लिए भेज दिया, और दूसरे भाग का नेतृत्व खुद संभाल करके भारत की तरफ आगे बढ़ा। और दूसरे भाग का नेतृत्व उसने खुद किया और भारत की तरफ आगे बढ़ा। ये उसका रास्ता है सिकंदर जहाँ से आया। ये मकदूनिया जो हमने भी पढ़ा कि वहाँ का जो शासक है वो यहाँ से निकला था, और यहाँ से होता हुआ उसने रास्ते में ईरान में अराबेला से भी युद्ध किया और अराबेला का युद्ध किया। फिर ये आगे बढ़ता हुआ अफ़गानिस्तान, ये कहाँ गया, हाँ ये काबुल राजधानी है अफ़गानिस्तान की, तो यहाँ पर आकर के ये सब उसने पूरा ये घूम करके यहाँ पर आकर के फिर उसने ये काम किया कि उसने जो की सेना है वो 2 भाग कर ली। ये भारत है, ये सिंधु नदी है, और ये जो यूनान है या जो मकदूनिया है वो आप अगर मैप में देखेंगे तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर और ये अफ्रीका वाला भाग है, और उस अफ्रीका के ऊपर है ये, ठीक है ना। तो आप मैप में हो सकता है आपको ये नाम नहीं मिले या मिले, परंतु ये अफ्रीका के जस्ट ऊपर यूनान वाला भाग है जहाँ मकदूनिया का ये शासक था सिकंदर, वो वहाँ से निकला था जीतता हुआ, और वो अब यहाँ काबुल अफ़गानिस्तान तक आ पहुँचा था। बीच में इसका ये पूरा मार्ग रहा था जहाँ उसने जीता था, और इसमें एरो भी बनाए हुए हैं कि वो किस रास्ते से कैसे कैसे आया था, ठीक है ना। इन एरो को भी आप पॉज करके देख सकते हैं, ये सिकंदर का मार्ग है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी समय तक्षशिला के राजा आम्बी ने सिकंदर के पास भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा। देखिए शशिगुप्त जी ने तो स्वागत किया था, पर एक निमंत्रण कि पधारिए मारे देश, पधारो मारे देश। आम्बी जो राजा थे तक्षशिला के, उन्होंने आक्रमण करने का निमंत्रण भेज दिया। इस अवसर पर उसे भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित राज्यों से युद्ध करना पड़ा। कुछ थे जो देशभक्त थे, जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते थे, उन्होंने उससे युद्ध किया, परंतु वो कम थे और अलग अलग थे, ठीक है ना। जहाँ फूट होती है वहाँ लूट होती है। वो आपने कहानी सुनी होगी ना बचपन में कि वो लकड़ी का गट्ठर, अलग अलग लकड़ियों को तो कोई भी तोड़ सकता है, परंतु जब लकड़ियों का गट्ठर बन जाता है तो उसको तोड़ना मुश्किल पड़ता है। पर ये 25 राज्य, 25 में से अगर 10 भी मिल जाते या 5 भी मिल जाते तो भी काफ़ी था, पर ऐसा हुआ नहीं। ये सदियों से हमारी परंपरा चली आ रही है कि हम हमेशा एक दूसरे से अलग रहते हैं, और जहाँ फूट रहती है वहाँ लूट रहती है, ये कहावत भी है हमारी। ओके, इस अवसर पर उसे भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित राज्यों से युद्ध करना पड़ा। यूनानी लेखक एरियन के अनुसार भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर सबसे पहले उसकी मुठभेड़ अश्मकों या अश्चायनों से हुई थी। उत्तरी पश्चिमी सीमा पर उसकी पहली मुठभेड़ हुई थी वो अश्मक या अश्चायनों से हुई थी, ऐसा उनके साथ जो लेखक थे एरियन, उनका मानना है। सिकंदर ने 40,000 अश्मकों को बंदी बना लिया था। इसके बाद सिकंदर ने नीसा वाले गोरियों पर आक्रमण किया जिन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया। ये इसका सिकंदर का रास्ता है, किस तरह से वो आगे बढ़ता है और किस तरह से वो हराता हुआ जाता है।
यूनानी लेखकों के अनुसार उसके बाद सिकंदर ने अस्सकेनोय या अश्वकायनों पर आक्रमण किया। एक और हमला उसने अश्वकायन या अस्सकेनोय पर किया। इस समय अश्वकायनों का राजा हस्ती या अष्टक था। अश्वकायन जो थे उनका राजा का नाम था हस्ती या अष्टक, या इसको अस्सकेनोय भी कहते हैं। यूनानी लेखकों के अनुसार अस्सकेनस या अष्टक या हस्ती ने अपने दुर्ग मस्सक में रहते हुए सिकंदर का प्रतिरोध करने का निश्चय किया। उसके पास एक बहुत बड़ा दुर्ग था जिसको भेदना मुश्किल था, और उस दुर्ग का नाम था मस्सक। उस मस्सक में रह करके अष्टक या हस्ती ने सोचा कि वहाँ से उस सिकंदर का प्रतिरोध करेंगे तो वहाँ तक वो सिकंदर नहीं पहुँच पाएगा। इस अजय दुर्ग के चारों तरफ खाई के कारण कई बार कई दिनों तक सिकंदर को आक्रमण करना पड़ा, और वाकई में वो दुर्ग अजय था। उसके चारों तरफ खाई बनाई हुई थी, तो उसकी वजह से उसको सिकंदर को कई दिनों तक कई बार आक्रमण करना पड़ा। फिर एक दिन आक्रमण में अचानक तीर लग जाने से अष्टक की मृत्यु हो गई, और राजा अष्टक की रानी क्लियोफिस ने आत्मसमर्पण कर दिया। यह अष्टक की रानी का नाम है क्लियोफिस। अष्टक या हस्ती या अस्सकेनस, उसको तीर लग जाता है और तीर लगने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी रानी ने फिर आत्मसमर्पण कर लिया, हार मान ली। यहाँ सिकंदर ने धोखा देकर के अश्वकायनों के 700 वेतनभोगी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। सिकंदर ने यहाँ पर भी धोखा देकर के, जो शायद उसके ज़्यादा वफादार रहे हों, ऐसे 700 वेतनभोगी सैनिकों को मार डाला। सिकंदर मस्सक से आगे बढ़ा और जीतता हुआ सेना के उस भाग से मिला जो उसने सिंध पर पुल बनाने के लिए भेजी थी। ये हमने शुरू में देखा था कि सिकंदर ने उसकी सेना के 2 भाग कर लिए थे। तो मस्सक को जीत करके आगे बढ़ा और आगे उस सेना से मिल गया जो उसने पुल बनाने के लिए वहाँ छोड़ी थी, तो पुल बना करके वो तैयार थी। फिर पूरी सेना लेकर के नावों के बनाए गए पुल पर पार होकर के सिंध को पार करके तक्षशिला पहुँचा, जहाँ आम्बी ने उसका स्वागत किया। आम्बी जिसने निमंत्रण भेजा था कि भारत पर आक्रमण करो, आइए सिकंदर जी आप भारत पर आक्रमण कीजिए, ऐसा आम्बी ने, तक्षशिला का जो शासक था, उसने कहा था। तो वो सीधा वहीं आम्बी के पास पहुंच गया सिकंदर। आम्बी ने सिकंदर को कई वस्तुएं भेंट की, परंतु सिकंदर ने उन वस्तुओं के साथ अपनी भेंट मिला करके पूरा सामान ससम्मान लौटा दिया। आम्बी ने सिकंदर को भेंट की कई चीज़ें, पर सिकंदर ने क्या किया, उसके पास जो सामग्री थी वो और आम्बी की दी हुई सामग्री दोनों को मिला करके ससम्मान वापस आम्बी को लौटा दिया। इस प्रकार उत्तर पश्चिम भारत के कई राजाओं ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर लिया। तो उत्तर पश्चिम के कई राजाओं ने आत्मसमर्पण कर लिया, हार मान ली। कईयों ने युद्ध भी किया पर वो हार गए, और कई तो सीधे ही मान गए। अंत में वह राजा पोरस की तरफ चला गया, और उसके बाद कहानी शुरू होती है राजा पोरस की, पौरव राज्य की, जो एक महत्वपूर्ण घटना है इस देश के गौरव के लिए भी। आप ज़रूर इसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। सिकंदर अब राजा पोरस की तरफ बढ़ता है। राजा पुरु या पोरस का प्रतिरोध। पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच में स्थित था, तो उसके पास भी सुरक्षा तो थी। एक तरफ झेलम, चिनाब दोनों नदियों के बीच में उसका राज्य था। तक्षशिला के राजा आम्बी ने सिकंदर को 5000 सैनिक दिए। ये हमने शुरू में देखा था कि जो पोरस का राज्य और तक्षशिला दोनों में शत्रुता थी, तो उस शत्रुता के नाते तक्षशिला के राजा आम्बी ने सिकंदर को 5000 सैनिक दे के, हाँ भाई तू पोरस की तरफ जा रहा है क्या, ठीक है मेरे सैनिक भी ले जाओ, और उसको मार गिरा। ये होती थी हमारे देश की उस समय की स्थिति, जो राजनीतिक स्थिति थी जब बाहरी आक्रमण हुए थे। और आज भी अपन देखें तो हम एक दूसरे की सहायता कर पाते हैं, ये एक विचारणीय प्रश्न है। आप ज़रूर सोचिएगा, आप नई पीढ़ी के लोग हैं और इन चीज़ों को समझिएगा। सिकंदर ने पोरस के पास आत्मसमर्पण करने का संदेश भेजा। तो सिकंदर ने क्या किया कि भाई उसके पास सेना तो उसकी खुद की थी, फिर आम्बी ने भी सेना दे दी थी, फिर भी सिकंदर ने पोरस के पास एक संदेश भेज दिया। उसने सोचा कि टाइम क्यों ख़राब करें, ऐसे ही अगर वो हार मान लेता है तो ठीक है, युद्ध करना, किसी को मारना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो पहले संदेश भेज दिया कि आत्मसमर्पण कर ले। पोरस ने उत्तर में कहलवाया कि वह रण क्षेत्र में ही सिकंदर से मिलेगा। तो पोरस ने उसका जवाब क्या दिया कि युद्ध के क्षेत्र में जवाब मिल जाएगा, आत्मसमर्पण करते हैं नहीं करते हैं क्या करते हैं, वो रण क्षेत्र में इसका जवाब मिलेगा। झेलम नदी के दोनों किनारों पर दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। अब ये जो झेलम नदी थी, झेलम के उधर पोरस, इधर सिकंदर, दोनों सेनाएं झेलम के किनारों पर आमने सामने हो गई।
एक तो वर्षा ऋतु थी और दूसरा सही मौके की तलाश में। एक तो उस समय वर्षा ऋतु थी तो बारिश हो रही थी, और सही मौके की तलाश में सिकंदर ने कुछ इंतज़ार किया कि सही मौका आ जाए तभी आक्रमण करेंगे। एक दिन जब काफ़ी वर्षा हुई तो रात के अंधेरे में सिकंदर ने झेलम पार करके पोरस की सेना पर आक्रमण कर दिया। और एक रात ऐसी भी आई जब बहुत तेज़ वर्षा हुई, और उस बहुत तेज़ वर्षा में सिकंदर ने झेलम को पार की और रात के अंधेरे में ही पोरस की सेना पर आक्रमण कर दिया। अब यहाँ पर अगर सिकंदर से कुछ सीखना चाहें तो ये सीख सकते हैं कि जब परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा विकट हों शायद तभी सफलता मिलने की उम्मीद हो। तो जब वर्षा हो रही थी नॉर्मली तब उसने इंतज़ार किया, पर जब काफ़ी वर्षा हुई तो उस रात के अंधेरे में सिकंदर ने झेलम को पार करके पोरस की सेना पर आक्रमण कर दिया। तब इसकी सोचना ये भी रहा हो कि बहुत तेज़ वर्षा है तो शायद पोरस या उसके सैनिक सोचेंगे कि इस तेज़ वर्षा में वो आक्रमण नहीं करेगा, तो शायद वो उसमें रह जाएं और ये जीत जाए। इस तरह से भी उसने सिकंदर ने सोचा हो। पर सिकंदर की जो सोच थी वो, एक तो उसने जब सेना के 2 टुकड़े कर दिए, एक को पुल बनाने के लिए भेजा, एक को उसने काम पे लगा दिया, तो इस तरह से जो उसने समय जो उसने निर्धारण किया था और आगे बढ़ने की जो रणनीति थी वो वाकई में काबिल तारीफ थी। घमासान युद्ध में पहले पोरस का पलड़ा भारी रहा। ये जब युद्ध हुआ झेलम को पार करके जब सिकंदर गया पोरस के उधर, तो उसमें पोरस का पलड़ा पहले तो भारी रहा। पोरस जीतता हुआ दिखा और ऐसा लगा कि यूनानी हार कर भाग जाएंगे, और तब ऐसा भी लगा कि यूनानी है वो हार करके भाग जाएंगे। परंतु देखते हैं आगे क्या होता है। पोरस की सेना में अधिकांश योद्धा हाथी पर बैठकर ही युद्ध करते थे, जबकि यूनानी सैनिक घोड़ों पर बैठकर युद्ध कर रहे थे। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि हमको समय के साथ कब अपडेट होना है, ठीक है। पोरस की सेना में योद्धा तो थे, वीर भी थे, परंतु वो हाथी पर बैठे हुए थे, और सिकंदर की सेना में जो योद्धा थे वो घोड़ों पर बैठे हुए थे। तो हाथी और घोड़े में क्या अंतर होता है? हाथी यूँ तो बहुत अच्छा होता है, पर युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल करना, और उधर सिकंदर ने घोड़ों का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर कुछ ये दिक्कत ये आई कि जो पोरस के सेना या थे, नायक थे या योद्धा थे, वो हाथी पर थे और यूनानी सैनिक थे वो घोड़ों पर थे। तो इससे क्या हुआ देखते हैं। वर्षा और नदी के किनारे की चिकनी मिट्टी के कारण हाथी फिसलने लगे। हुआ क्या है कि एक तो वर्षा हो रही थी और नदी का किनारा था झेलम नदी का, तो उस चिकनी मिट्टी से हाथी वहाँ से फिसलने लगे, और हाथी जब फिसल करके गिर जाता है या अड़ोस पड़ोस के हाथी को या सैनिक को नुकसान पहुँचाता है तो बहुत काफ़ी नुकसान हो जाता है और योद्धा को भी नुकसान पहुँचता है। तो ये समस्या आई पोरस के सामने कि उस चिकनी मिट्टी से हाथी फिसल करके गिरने लगे। कई हाथियों ने तो खुद की सेना का भी काफ़ी नुकसान कर दिया, पोरस की सेना का ही उसकी सेना के हाथियों ने ही नुकसान कर दिया। तब सिकंदर की सेना के घुड़सवारों ने युद्ध का रुख बदल दिया, और तब सिकंदर की सेना में जो घुड़सवार थे, जो तीरंदाज थे, उन्होंने उस युद्ध का रुख ही बदल दिया। अपनी सेना को हारता हुआ देखकर भी पोरस ने मुंह नहीं मोड़ा और वह घायल अवस्था में भी लड़ता रहा। यहाँ पर पोरस की जांबाजी और वीरता देखने लायक है कि उसकी सेना हार रही थी, वो खुद घायल हो गया था, फिर भी उसने हार नहीं मानी और वो लड़ता रहा। बंदी बनाकर जब उसे सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने पूछा कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। गाना सुना है ना आपने, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो सिकंदर ने पोरस से पूछा कि भाई तेरे साथ अब क्या व्यवहार करें, तेरी सेना हार गई है, तुझे बंदी बना लिया है, क्या व्यवहार करें तेरे साथ। उत्तर में पोरस ने कहा बड़ी वीरतापूर्वक, जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ व्यवहार करना चाहिए तुम वैसा व्यवहार करो मेरे साथ। यहाँ पर भी निर्भीकता और वीरता का परिचय पोरस ने दिया सिकंदर के सामने। जब उसकी सेना भी हार गई थी, वो खुद घायल था और बंदी बना लिया गया था, फिर भी उसने कहा कि तेरे को जो जैसा व्यवहार ठीक लगे, एक राजा को दूसरे के राजा के साथ जो व्यवहार करना चाहिए वैसा व्यवहार कर, ऐसा पोरस ने सिकंदर को कहा। तो बहादुरी का एक परिचय दिया। अब सिकंदर ने राजा पोरस को स्वतंत्र करते हुए उसका राज्याधिकार लौटा दिया। सिकंदर ने राजा पोरस को स्वतंत्र किया और उसका राज्याधिकार भी लौटा दिया। इतिहासकार इसे सिकंदर की कूटनीति भी मानते हैं, परंतु पोरस ने सिकंदर को प्रभावित भी किया। इतिहासकार ये मानते हैं कि ये सिकंदर ने कूटनीति से ऐसा किया होगा कि उसको आगे बढ़ना होगा, दूसरे राजाओं को जीतना होगा, तो कहीं पोरस बीच में दखल नहीं करे, तो उसके लिए उसने ऐसा किया हो।
पर यहाँ पर हम देखें तो हम ये खुद सोच सकते हैं कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था, उसको बंदी बना लिया था, तो फिर भी अगर वो उसको राज्याधिकार लौटा दिया उसने और स्वतंत्र कर दिया, तो कहीं ना कहीं हमें मानते हैं कि पोरस ने सिकंदर को प्रभावित भी किया था, तभी ऐसा उस सिकंदर ने ऐसा किया होगा। मुझे लगता है कि बड़ी बड़ी जो फिल्में बन रही हैं तो यहाँ पर भी इस पर फिल्म बननी चाहिए पोरस और सिकंदर के युद्ध की, क्योंकि ये सिकंदर को जहाँ प्रभावित किया ऐसा राजा भी कोई मिला वो भारत का था। सिकंदर की सेना का स्थानीय विरोध। अब यहाँ से सिकंदर उत्तरी पूर्वी पंजाब के छोटे राज्यों पर अधिकार करता हुआ भीतरी भागों की तरफ बढ़ने लगा। अब यहाँ उसने सिंधु भी पार कर ली थी, झेलम भी पार कर ली थी, तो अब अंदर के भागों पर वो बढ़ने लगा, आक्रमण करने लगा। व्यास नदी तक पहुंचकर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। व्यास नदी पर पहुंचा तब सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अब यहाँ उस सेना को शायद लगा हो कि ये कहीं पोरस के जैसे कोई बहादुर लोग आगे मिल जाएं तो फिर क्या होगा, या उनको थकान भी लग गई हो, क्योंकि यूनान हमने जो मैप देखा था अफ्रीका के ऊपर जो है मकदूनिया, उसके जो मैप में, तो वहाँ से चलता हुआ वो यहाँ तक अब सैनिक थक भी गए हों, मे भी पॉसिबल, तो कई कंडीशन हो सकती है। तो सेना ने तब इनकार कर दिया। व्यास नदी तक पहुंचकर सिकंदर के सैनिक थक चुके थे, जैसा मैंने अभी आपको बताया, लंबा सफ़र हो गया था। हम गाड़ी में, हवाई जहाज़ में या कार में भी सफ़र करें तो एक लंबे सफ़र के बाद थक जाते हैं, तो ये तो पैदल या घोड़ों पर इतना लंबा सफ़र करके आए थे। बीमार भी हो गए थे क्योंकि वातावरण हर जगह बदलता रहता है। जैसे वो जहाँ से आए थे वहाँ गर्मी का जो अफ्रीका के उधर, फिर ईरान, और फिर यहाँ पर आते ही जो हिमालय के क्षेत्र में आ गए तो यहाँ मौसम फिर बदल गया, वर्षा भी हो गई, तो बीमार भी हो गए थे और घर जाने की उत्सुकता भी बढ़ गई थी। और कई सैनिकों के मर जाने के बाद उनको लगा होगा कि कहीं हम भी ऐसे ही मर जाएंगे तो घर वाले क्या करेंगे, या कई सारी ऐसी बातें हो सकती है। तब व्यास नदी पर पहुंचने के बाद सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर ने सेना में उत्साह पैदा करने की खूब कोशिश की, परंतु उन्हें मना नहीं सका। सिकंदर ने खूब कोशिश की उत्साह पैदा करने की, परंतु सैनिक नहीं माने, नहीं मना सका उनको। अब सिकंदर को तो था कि उसको तो जीतना है पूरा जहान, तो उसने तो अपने नाम के लिए अपना उसके लिए, पर सैनिकों को कौन पहचानता है या सैनिकों की कौन नाम आगे लेगा, ये भी एक बात होती है। तो सिकंदर ने तो खूब कोशिश की सेना में उत्साह पैदा करने की, परंतु उन्हें मना नहीं सका। सिकंदर का वापस लौटना। सिकंदर 19 महीनों तक भारत में रहकर झेलम के मार्ग से वापस लौट गया। झेलम जहाँ सर पोरस का उसका युद्ध हुआ था उसी मार्ग से वो वापस लौट गया। लौटते हुए रावी और चिनाब के संगम पर शिवियों और अग्रश्रेणियों ने से युद्ध किया। जब वो लौट रहा था तो उस समय रावी और चिनाब, ये जो नदियां हैं, उसके ऊपर उसको सामना करना पड़ा, शिवियों और अग्रश्रेणियों से युद्ध करना पड़ा। इसके आगे मालवा और क्षुद्रकों ने सम्मिलित होकर के सिकंदर का सामना किया। अब यहाँ पर ये तो दो बुद्धिमान मिल गए, मालवा और क्षुद्रक, जिन्होंने मिल करके सामना किया। परंतु पहले अगर ऐसे हमारे जो उत्तर पश्चिम के उत्तर पश्चिम के ही जो राजा थे, 25 राज्य थे, वही अगर आपस में मिल जाते तो इतना कुछ नहीं होता। इसमें एक बार तो सिकंदर भी घायल हो गया था। मालवा और क्षुद्रकों ने जब दोनों ने मिल करके युद्ध किया तब एक बार तो सिकंदर खुद घायल हो गया था। तब अपने स्वामी की रक्षा के लिए यूनानियों ने प्राण प्रण से युद्ध किया और निरपराध बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों को भी मारने लगे। और जब ऐसा हुआ कि सिकंदर घायल हो गया तो उस समय उनके जो सैनिक थे, यूनानी सैनिक, उन्होंने सोचा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, अब सिकंदर ही नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे। तब उसने उस सिकंदर की जो सेना थी, उस सेना ने बहुत कुछ नुकसान पहुंचाया, और इतना नुकसान कि उन्होंने बच्चों को, स्त्रियों को, वृद्धों को ही नहीं छोड़ा और उनको मारते चले गए। तो इससे वो फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, ये क्षुद्रक और मालवा। उसकी क्रूरता से दुखी होकर के मालवों और क्षुद्रकों ने संधि का प्रस्ताव भेज दिया। इतनी जब क्रूरता हो रही थी तब उन्होंने जो थे मालवा और क्षुद्रक, जिन्होंने मिल करके युद्ध किया था, वो बहुत दुखी हो गए कि उनके जो राज्य के जो लोग थे वो
निरपराध लोग मर रहे थे, तो उन्होंने संधि का प्रस्ताव भेज दिया। सिकंदर ने प्रस्ताव को स्वीकार करके अपने विश्वास पात्र फिलिप्स, नाम सुना है फिलिप्स का? बिल्कुल सुना होगा आपने। सिकंदर ने प्रस्ताव को स्वीकार करके अपने विश्वास पात्र फिलिप्स को क्षत्रप के रूप में छोड़ करके आगे बढ़ गया। सिकंदर ने मालवा और जो क्षुद्रक थे उनसे संधि कर ली, और फिर संधि के बाद उसने यहाँ पर फिलिप्स को छोड़ दिया, और फिलिप्स लगभग सभी जानते हैं फिलिप्स को। ओके, तो अब यहाँ से वो वापस अपने देश के लिए रवाना हो गया। अब वह सिंधु मुहाने पर पहुंचा। सिंधु का जो मुहाना था, अब वो वहाँ पर पहुंच गया सिकंदर। यहाँ पर भी सिकंदर को मैक्सिकैनस, संबोस और ऑक्सीकैनस के राज्यों के निवासियों से संघर्ष करना पड़ा। ये नाम हमने पहले भी पढ़े थे, संबोस और ये, तो उनसे भी अब संघर्ष करना पड़ा। 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत छोड़ा। भारत के अंदर वो 19 माह रहा, और 325 ईस्वी पूर्व में वो यहाँ से भारत को छोड़ करके वो आगे निकला। भारत छोड़ते समय उसने अपनी सेना के 2 भाग कर दिए। अब यहाँ पर भी एक बात आपको ये ध्यान में रखनी होगी कि जब सिकंदर की एंट्री हुई थी तब भी उसने अपनी सेना के 2 भाग कर दिए थे, और जब यहाँ से वो निकल रहा है तब भी उसने अपनी सेना के 2 भाग कर दिए हैं। एक भाग को नियार्कस सेनापति के नेतृत्व में समुद्री मार्ग से यूनान के लिए रवाना किया। एक भाग जो था उसको नियार्कस सेनापति के नेतृत्व में समुद्री मार्ग से यूनान के लिए रवाना कर दिया, और दूसरे भाग के साथ स्वयं काबुल होता हुआ 324 ईस्वी पूर्व के अंत में ईरान के सुसा नगर में पहुंचा। 1 साल लग गया उसको ईरान तक पहुंचने में। सिकंदर भारत जब छोड़ा 325 ईस्वी पूर्व में, और ईरान पहुंचने में 324 ईस्वी पूर्व में वो पहुंचा। अंत में सुसा नगर में पहुंचा। अभी भी उसका जो मकदूनिया है वो तो वहाँ से दूर है। यहाँ ईरान के सुसा नगर में वह बीमार पड़ा, और 323 ईस्वी पूर्व में केवल 32 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। तो 1 साल वो वहाँ ईरान में रहा, और वहीं पर बीमारी की अवस्था में 323 ईस्वी पूर्व में 32 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर केवल 32 वर्ष का था जब उसकी मृत्यु हुई थी। तो मात्र 32 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाती है 323 ईस्वी पूर्व में। परंतु 323 ईस्वी पूर्व में जिसकी मृत्यु हो गई उसको हम आज भी पढ़ रहे हैं, और भविष्य में भी उसका नाम ऐसा रहेगा कि वो चलता रहेगा आगे, क्योंकि उसने इस कम उम्र में भी जो दुनिया को जीतने का सपना लेकर के बढ़ा था, और उसने काफ़ी कुछ काम किया इतनी कम उम्र में। फिर भी जब उसकी मृत्यु हो जाती है 32 वर्ष में, तो किसी ने उनकी मृत्यु पर कहा था कि चला जग से सिकंदर जब साथ में हाली बहाली थे, चला जग से सिकंदर जब साथ में हाली बहाली थे, रखी थी सामने दौलत मगर दोनों हाथ खाली थे। तो हमने मौर्य को भी पढ़ा, गुप्त को भी पढ़ा, अब सिकंदर को भी पढ़ा। तो ये भी खाली हाथ गया, पर उसकी जो यादें हैं वो क्रूरता से भरी थी। उसने नरसंहार किए थे, युद्ध किए थे, पर कई हमारे राजा हुए, जैसे मौर्य में हुए, गुप्त में हुए, और आगे भी हम कई पढ़ेंगे, जिन्होंने भलाई के काम किए, परोपकार के काम किए। तो उसके लिए उनको हम याद करते हैं। इनको भी, सिकंदर को भी याद करते रहेंगे, और दूसरे राजाओं को भी, पर कौन किस निमित्त से याद किया जाता है वो बड़ी बात होती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट, लाइक, शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। आगे हम अगले वीडियो के साथ फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।